क्योंकि उसने उस भविष्य को ना कहने का साहस दिखाया जिसे उसने चुना ही नहीं था। अब कल्पना कीजिए कि वही युवती 15 साल बाद अपने भाई की शादी में मुख्य अतिथि के रूप में लौटती है जिसने उसे चुपचाप जाते हुए देखा था, और अपने साथ एक ऐसा उपहार लाती है जो उस पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा जिसने उसे ठुकरा दिया था। ये कहानी है कि कैसे एक उपेक्षित बेटी उन लोगों की रक्षक बन गई जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, और कैसे एक लिफाफे में पीढ़ियों के अन्याय को फिर से लिखने की ताकत हो सकती है। राजस्थान के शुष्क हृदय में, जहां परंपराएं रेगिस्तान के पत्थरों से भी पुरानी हैं, एक ऐसा परिवार रहता था जो अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करता था। मोटी दीवारों और उससे भी ज्यादा गहरे रहस्यों वाले इस घर में मीरा नाम की एक युवती रहती थी, जो उस दुनिया में एक महिला होने का बोझ उठाने वाली सबसे बड़ी बेटी थी, जहां सिर्फ बेटों का ही सम्मान किया जाता था। सूरज की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी तारों तक मीरा अपने दादा दादी की देखभाल करती, खाना बनाती, घर को व्यवस्थित रखती, और जब बाकी सब सो जाते तब भी दिए की रोशनी में पढ़ाई करने का समय निकाल लेती। जहां उसके छोटे भाई अर्जुन को सिर्फ उसके अस्तित्व के लिए प्रशंसा मिलती थी, वहीं मीरा को एक उपयोगी साया समझा जाता था जिसकी जरूरत सिर्फ घर चलाने के लिए थी। उसके पिता, जो दशकों तक खेती बाड़ी में मेहनत करके कठोर हो चुके थे, अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए खास योजनाएं बनाते थे। ऐसी योजनाएं जिनमें उसके सपने, उसकी महत्वाकांक्षाएं या यहाँ तक कि उसकी राय भी शामिल नहीं थी। उनके लिए मीरा एक बहुत बड़े खेल का मोहरा थी, एक ऐसा पत्ता जिसे स्थानीय समुदाय में परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए सही समय पर खेला जाना था। मीरा के दादा दादी ही ऐसे थे जो अपनी घरेलू उपयोगिता से आगे देख पाते थे। उन्होंने अतीत की साहसी महिलाओं की कहानियां सुनाई, उसके नन्हे दिल में संभावनाओं के बीज बोए, और उसे सिखाया कि सच्चा सम्मान समर्पण से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से आता है। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसकी दादी ने मीरा को सिखाया कि बेहतरीन कपड़ों में कैसे अंतर किया जाए, चालाक व्यापारियों से कैसे मोलभाव किया जाए, और कैसे टुकड़ों को अनोखी खूबसूरती के टुकड़ों में बदला जाए। ऐसी ही एक खामोश दोपहर में किस्मत ने परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा के पिता ने एक स्थानीय राजनेता से उसकी शादी तय कर दी थी, जो अपनी दौलत के साथ साथ अपनी बदनाम छवि के लिए भी जाना जाता था। बाजार की औरतों के बीच उसके बारे में फुसफुसाहट भरी कहानियां फैल रही थीं, जिनमें उसकी पिछली पत्नियों के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने, उनके संदिग्ध लेन देन और रेगिस्तानी तूफान की तरह भड़कने वाले गुस्से की बातें शामिल थीं। जब मीरा के सामने यह प्रस्ताव रखा गया तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उसके पैरों तले से खिसक गई। उसे सिर्फ एक दुखी शादी की आशंका ही नहीं, बल्कि यह क्रूर एहसास भी डरा रहा था कि उसका अपना परिवार राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे कुर्बान करने को तैयार है। उस रात वह अपने दादा दादी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और उनसे बाहर निकलने का रास्ता मांगा, लेकिन वे भी अपनी सारी बुद्धि और प्रेम के बावजूद अपने बेटे के अधिकार को खुलेआम चुनौती नहीं दे सके। मीरा का इनकार पूरे घर में साफ आसमान से गरजने जैसी गूंज उठा। उस परिवार में किसी बेटी ने अपने पिता की इच्छा का इतना खुलकर विरोध नहीं किया था। क्रोध और अपमान से लाल उसके पिता ने घोषणा की कि उसने न केवल उनका बल्कि 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का अपमान किया है। उसकी माँ, जो हमेशा घरेलू अन्यायों पर सोची समझी चुप्पी साधे रहती थी, चुप रही, अपनी बेटी के प्यार और अपने पति के डर के बीच फंसी रही। अर्जुन, जो उसका प्यारा भाई था, आश्चर्य और गुप्त प्रशंसा की मिश्रित आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन का बचाव करने का साहस कभी नहीं हुआ। अंतिम चेतावनी एक क्रूर विकल्प के रूप में आई, या तो शादी स्वीकार करो या हमेशा के लिए घर छोड़ दो। मीरा, दिल टूटा हुआ लेकिन अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए, आजादी चुनती रही। अगली सुबह अपने कुछ कपड़ों से भरे एक बैग और दादा दादी के फुसफुसाते आशीर्वाद के साथ वह आखिरी बार दहलीज पार कर गई। उसके पिता ने दरवाजा जोर से बंद किया, जो युवती के सीने में गोली की तरह गूंजा, और उसकी माँ खिड़की से देखती रही। उसके थके हुए चेहरे पर चुपचाप आंसू बह रहे थे। मुंबई ने उसका स्वागत उस महानगर की क्रूरता के साथ किया जो असुरक्षित लोगों को माफ नहीं करता। मीरा ने अपनी पहली रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, भिखारियों और खोए हुए मुसाफिरों के साथ। बाद के दिनों में उसे एहसास हुआ कि अपने परिवार की अवज्ञा करने का साहस एक निर्दयी शहर की सड़कों पर जिंदा रहने के हुनर में अपने आप तब्दील नहीं हो जाता। उसने दर्जनों दुकानों में काम ढूंढा, अपमानजनक अस्वीकृतियों का सामना किया, और यह सीखा कि एक महिला
युवा और बिना पारिवारिक संबंधों के होना असल दुनिया में एक खतरनाक संयोजन है। मानसून की बारिश से बचने के लिए एक छोटे से मंदिर में मीरा की मुलाकात कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई, जो उस युवती को ऐसी नजरों से देख रही थी मानो सतह से परे देख रही हो। कमला को उसके अपने परिवार ने दशकों पहले मीरा की तरह ही कारणों से त्याग दिया था और उसने कपड़ा व्यापार में एक समृद्ध जीवन बनाया था। निराशा के इस दौर में भी युवती के गरिमामय व्यवहार में कुछ जाना पहचाना सा एहसास पाकर उस महिला ने उसे काम के बदले अपनी कार्यशाला में एक छोटी सी जगह देने की पेशकश की। कमला के मार्गदर्शन में मीरा को एहसास हुआ कि अपनी दादी के चरणों में सीखी गई सुई धागा बनाने की कला, कपड़ा डिजाइन की उनकी स्वाभाविक प्रतिभा का एक छोटा सा अंश मात्र थी। वह 16 घंटे काम करती थीं, दिन में सिलाई करती थीं और रात में पैटर्न, रंगों और तकनीकों का अध्ययन करती थीं। कमला ने मीरा को न केवल इस पेशे के रहस्य सिखाए, बल्कि जीवन जीने के पीछे का दर्शन भी सिखाया। दर्द को ईंधन में, अस्वीकृति को दृढ़ संकल्प में और अकेलेपन को आंतरिक शक्ति में बदलना। शुरुआती कुछ साल घर की याद, अनिश्चितता और घर लौटकर माफी मांगने के प्रलोभन से लगातार जूझते रहे। मीरा अपने परिवार को चिट्ठियां लिखती रही जो उसने कभी नहीं भेजी। हर रात अपने दादा दादी के सपने देखती रही और सड़कों पर खुशहाल परिवारों को देखकर चुपचाप रोती रही। लेकिन हर आंसू के साथ उसका संकल्प और भी मजबूत होता गया। उसने खुद से कसम खाई कि वह एक पछतावे वाली भटकती बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में लौटेगी जिसने साबित कर दिया है कि साहस अनुरूपता पर भारी पड़ता है। धीरे धीरे मीरा की प्रतिभा को पहचाना जाने लगा। उनकी कृतियों में पारंपरिक भारतीय लालित्य और समकालीन स्पर्श का ऐसा संगम था जो स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के ग्राहकों को पसंद आता था। उन्हें पहले विशेष ऑर्डर मिलने लगे, फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट और आखिरकार कमला की मदद से उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोली। उन्होंने अपने ब्रांड के लिए जो नाम चुना वह उनके दादा दादी को एक सूक्ष्म श्रद्धांजलि थी। विरासत, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विरासत। सफलता रातों रात नहीं मिली, लेकिन जब मिली तो मानो किसी अनवरत हिमस्खलन की तरह। मीरा के बनाए कपड़े फैशन पत्रिकाओं में छपने लगे, मशहूर हस्तियां उनके कपड़े पहनने लगीं और पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर आने लगे। एक दशक से भी कम समय में वह छोटी सी दुकान एक कपड़ा साम्राज्य में तब्दील हो गई, जिसमें सैकड़ों कारीगर काम करते थे और दुनिया भर में निर्यात करते थे। इस बीच राजस्थान में मीरा को निष्कासित करने वाला परिवार अपनी ही मुश्किलों का सामना कर रहा था। लगातार 3 सालों से फसलें बर्बाद हो रही थीं, पिता का व्यवसाय चौपट हो गया था और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अर्जुन, जो अब एक युवा था और शादी के करीब था, अपनी अनुपस्थित बहन की छाया में पला बढ़ा था और हमेशा उस साहसी महिला के भविष्य के बारे में सोचता रहता था जिसने सुरक्षा की बजाय आजादी को चुना था। सफल भारतीय उद्यमियों पर आधारित एक टेलीविजन शो के जरिए परिवार को पता चला कि मीरा क्या बन गई हैं। वहां उनका साक्षात्कार भारत की सबसे प्रभावशाली डिजाइनरों में से एक के रूप में लिया गया, जहां उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव से अंतर्राष्ट्रीय फैशन मंच तक के अपने सफर के बारे में बात की। रिपोर्टर ने विपरीत परिस्थितियों से उबरने की उनकी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना परिवार छोड़ दिया और देश की सबसे अमीर और सम्मानित महिलाओं में से एक बन गईं। परिवार के घर में जो सन्नाटा छा गया वह बहराह कर देने वाला था। पिता, जो अब वर्षों और असफलताओं के बोझ तले दबे हुए थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस बेटी को उन्होंने तिरस्कार से ठुकरा दिया था वह बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसा उन्होंने हमेशा अपने परिवार में पाने का सपना देखा था। माँ 15 साल के पछतावे और लालसा को समेटे हुए फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन को गर्व और शर्म का मिलाजुला एहसास हुआ, यह एहसास करते हुए कि उसकी बहन वह सब कुछ बन गई है जो वह कभी नहीं बन सकता था। जब अर्जुन की शादी का निमंत्रण मीरा के मुंबई ऑफिस में एक घबराए हुए संदेशवाहक के जरिए पहुंचा, जिसे साफ तौर पर किसी व्यापारिक साम्राज्य की उम्मीद नहीं थी, तो मीरा ने कांपते हाथों से कागज थाम लिया। 15 सालों से वह इस पल की कल्पना करती रही थी, मन ही मन सैकड़ों संभावित प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करती रही थी, लेकिन अपने परिवार के नामों को महंगे कागज पर सोने से छपे हुए देखने की हकीकत के लिए वह कभी तैयार नहीं हुई थी। निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला आसान नहीं था। कमला, जो अब उसके जीवन में एक माँ की तरह थी,
ने उसे अपने दिल की सुनने की सलाह दी, लेकिन साथ ही उन जख्मों को फिर से खोलने के खतरों के बारे में भी आगाह किया जो इतनी मेहनत से भर गए थे। मीरा ने अपनी मुंबई स्थित हवेली के गलियारों में रातों की नींद हराम कर दी और संभावनाओं पर विचार किया। आखिरकार उसे समझ में आया कि वापस लौटना माफी या सुलह के बारे में नहीं, बल्कि रिश्ते को खत्म करने और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव के बीज बोने के बारे में होगा। मीरा के शादी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अवज्ञा के कारण निष्कासित की गई बेटी की कहानी तो सभी जानते थे, लेकिन उसके इस बदलाव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब लोगों को पता चला कि जिस मशहूर व्यवसायी महिला को उन्होंने टीवी पर देखा था वही युवती एक बैग लेकर चली गई थी, तो उत्सुकता उन्माद में बदल गई। शादी के दिन एक आलीशान कार परिवार के घर के प्रवेश द्वार पर पहुंची। मीरा मुख्य गाड़ी से किसी स्वप्निल दृश्य की तरह उतरी। उन्होंने खुद डिजाइन की हुई सोने की कढ़ाई वाली सफेद साड़ी पहनी हुई थी। हर धागा उनके सफर की कहानी कह रहा था। हर पैटर्न एक बाधा पार करने का प्रतीक था। उनके साथ सहायक, सुरक्षाकर्मी और एक निजी फोटोग्राफर भी थे, लेकिन वे ऐसे शांत भाव से चल रही थीं जैसे किसी ने आंतरिक शांति पाली हो। पिता, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, अपनी उस बेटी से नजरें उठाकर भी नहीं देख पा रहा था जिसे उसने ठुकरा दिया था। माँ, जिसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे और झुर्रियां ऐसी थीं जो 15 साल पहले नहीं थीं, बेहोश होने से बचने के लिए दीवार का सहारा ले रही थी। दूल्हा अर्जुन अपनी बहन की प्रभावशाली उपस्थिति के सामने बौना लग रहा था, जो प्रकृति की एक शक्ति बन गई थी। मेहमान समूहों में फुसफुसा रहे थे, प्रशंसा और बेचैनी के बीच बंटे हुए। कुछ को बरसों पहले उस विद्रोही युवती के बारे में फैलाई गई क्रूर गपशप याद आ रही थी, तो कुछ सोच रहे थे कि क्या वह बदला लेने के लिए लौटी है। मीरा ने सभी का स्वागत ऐसे सुरुचिपूर्ण शिष्टाचार से किया जैसे किसी ने समाज के सबसे परिष्कृत दायरे में रहना सीख लिया हो, लेकिन उसकी नजरें बस एक ही चीज पर टिकी थीं, दादा दादी, जिन्होंने उसे बिना शर्त प्यार किया था। जब मीरा आखिरकार उन्हें कमरे के कोने में रखी कुर्सियों पर बैठी हुई पाती है, तो एक सफल व्यवसायी का मुखौटा क्षण भर के लिए टूट जाता है। दादा दादी, जो अब उम्र के साथ कमजोर और झुके हुए थे, अपनी पोती को गर्व और प्यार से भरी आंखों से देखते हैं। उसी क्षण मीरा उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, पारंपरिक सम्मान के भाव से उनके पैर छूती है और धीरे से कहती है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसके नन्हे दिल में बोए गए बीजों का नतीजा है। रात के खाने के दौरान मीरा विनम्र मौन में उस परिवार को देखती रही जिसने कभी उसे अस्वीकार कर दिया था। उसने देखा कि घर कितना जर्जर हो गया है, रिश्तेदारों के कपड़े पहले से ज्यादा सादे हो गए हैं और खाना पहले के समारोहों की तुलना में कम हो गया है। लेकिन भौतिक क्षय से भी ज्यादा उसे एक गहरी बात का एहसास हुआ। परिवार ने अपनी आत्मा खो दी थी जब उन्होंने सच्चे प्यार की बजाय अंध परंपरा को चुना। तभी मीरा खड़ी हुई और बोलने लगी। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह इतना गहरा था कि उनकी अपनी धड़कनों की आवाज बाहरी हो गई। स्पष्ट और शांत स्वर में उन्होंने अपनी यात्रा, सीखे गए सबक और डर के बजाय प्यार को चुनने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह पुराने कर्ज वसूलने या अपनी सफलता का बखान उन लोगों के सामने करने नहीं लौटी थीं जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया था। फिर उसने अर्जुन को एक लिफाफा दिया और बताया कि यह उसकी शादी का तोहफा है। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि यह पैसे होंगे, शायद कोई बड़ा चेक जो परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और जब उसने लिफाफा देखा तो उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अंदर उस घर के स्वामित्व हस्तांतरण के दस्तावेज थे जहां वे सभी रहते थे, जो अब उसकी मां के नाम पर पंजीकृत है। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह उस घर में पहले कभी नहीं छा गया था। यह भय या क्रोध का सन्नाटा नहीं था, बल्कि गहरी समझ का सन्नाटा था। मीरा ने अपनी मां को वह दिया था जो किसी भी परंपरा या रीति रिवाज ने नहीं दिया था। सुरक्षा, आजादी, अपनी नियति खुद तय करने की शक्ति। एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं के पास संपत्ति का स्वामित्व कम ही होता था, यह भाव एक शांत क्रांति का प्रतीक था। मीरा ने रुंधी हुई आवाज में बताया कि इतने सालों में उसने हर मुमकिन पैसा बचाया था, अपने लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी मां को फिर कभी अपने बच्चों से प्यार करने और अपने पति की आज्ञा मानने के बीच चुनाव न करना पड़े। अब घर की मालकिन होने के नाते मां के पास अपने फैसले खुद लेने, परिवार में पैदा होने वाली दूसरी बेटियों की रक्षा करने
और पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय के कुचक्र को तोड़ने की शक्ति थी। दशकों से खामोश माँ को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। आंसुओं के बीच उसने अपनी बेटी से न सिर्फ 15 साल पहले उसकी रक्षा न कर पाने के लिए, बल्कि परंपराओं को प्यार से ज्यादा अहमियत देने के लिए भी माफी मांगी। उसने वादा किया कि मीरा ने उसे जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल वह परिवार की दूसरी महिलाओं की रक्षा के लिए करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी बेटी को कभी भी सम्मान और सुरक्षा के बीच चुनाव न करना पड़े। जिस बेटी को उसने ठुकरा दिया था, उसकी उदारता का सामना करने पर पिता को आखिरकार अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने न सिर्फ एक अवज्ञाकारी बेटी को, बल्कि पूरे परिवार के उद्धार को भी त्याग दिया था। किसी भी पुरुष के अभिमान से ज्यादा कीमत चुकाते हुए उसने मीरा के पास जाकर माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह उस नेता बन गई है जिसकी परिवार को हमेशा से जरूरत थी। अर्जुन, जो अपनी अनुपस्थित बहन की छाया में पला बढ़ा था, आखिरकार अपनी बात कहने का साहस जुटा पाया। उसने कबूल किया कि इतने साल वह यही सोचता रहा था कि क्या अपनी बहन के निष्कासन के दौरान चुप रहकर उसने सही फैसला लिया था। उसने कहा कि मीरा के उदाहरण से उसने सीखा है कि साहस आसान रास्ता अपनाने में नहीं, बल्कि अपने विश्वास के लिए खड़े होने में निहित है, भले ही इसके लिए अकेले खड़े होना पड़े। मेहमान, जो अनजाने में ही एक ऐसे मेल मिलाप के साक्षी बन गए थे जो व्यक्तिगत से बढ़कर सार्वभौमिक हो गया था, यह समझने लगे कि उन्होंने कुछ ऐतिहासिक देखा है। यह सिर्फ एक परिवार के मेल मिलाप की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भी कि कैसे एक पूरा समाज विकसित हो सकता है अगर वह पूर्वाग्रह के बजाय प्रेम को, अंध परंपरा के बजाय न्याय को चुने। मीरा पार्टी में बस इतनी देर रुकी कि सबको संदेश समझ आ जाए। जब जाने का समय आया तो उसने अपने दादा दादी को अलविदा कहा और वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगी, एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि हमेशा की तरह अपनी पोती की तरह। उसने 15 साल की दबी हुई लालसा की ताकत से अपनी माँ को गले लगाया और अपने पिता से कहा कि उसका दरवाजा हमेशा उस परिवार के लिए खुला रहेगा जो दिखावे से ज्यादा प्यार को महत्व देता है। शाम की धूल में गाड़ियां मीरा को वापस मुंबई की जिंदगी में ले जाती हुई चली गईं। परिवार चुपचाप पिछवाड़े में खड़ा सोच रहा था कि क्या हुआ था। घर अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए नहीं कि उसका मालिकाना हक बदल गया था, बल्कि इसलिए कि वहां रहने वाले लोग उन लोगों की उदारता से बदल गए थे जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था। आने वाले दिनों में मीरा की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। हर दोपहर की चाय पार्टी में, हर महिला सभा में, हर पुरुष बाजार की बातचीत में उसे बार बार सुनाया जाने लगा। वह एक जीवित किंवदंती बन गई, इस बात का सबूत कि व्यक्तिगत सम्मान सामाजिक स्वीकृति से ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह कि सच्चे प्यार को कभी कभी बदलाव लाने के लिए कठोर होना पड़ता है। शादी के खाने के दौरान मीरा जिस कुर्सी पर बैठी थीं, वह घर में एक खामोश प्रतीक बन गई। यह सिर्फ एक फर्नीचर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाने वाला था कि सच्चा नेतृत्व बल या परंपरा से नहीं, बल्कि दर्द को करुणा में, अस्वीकृति को उदारता में और त्याग को निस्वार्थ प्रेम में बदलने की क्षमता से आता है। कुछ महीनों बाद जब परिवार में पहली पोती का जन्म हुआ तो उसका नाम मीरा के नाम पर रखा गया, न केवल उसकी उदारता के सम्मान में, बल्कि एक वादे के तौर पर भी कि आने वाली पीढ़ियां यह जानकर बड़ी होंगी कि अलग होने का साहस अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। उस बेटी की कहानी जिसे घर से निकाल दिया गया था और जो एक रक्षक के रूप में लौटी परिवार की पहचान का हिस्सा बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो माँ से बेटी तक पहुंचती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि मीरा के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। और इस तरह वह युवती जो हाथ में एक थैला लेकर गई थी, न केवल एक सफल व्यवसायी बनकर, बल्कि अपने परिवार के लिए एक नई कहानी की लेखिका बनकर लौटी थी। उसने साबित कर दिया था कि कभी कभी खुद को असली रूप में जानने के लिए सब कुछ खोना जरूरी होता है, और जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, उन्हें हम जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वह बदला नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने का मौका है। जिस लिफाफे ने एक परिवार की किस्मत बदल दी, उसमें सिर्फ कानूनी दस्तावेजों से कहीं ज्यादा था। उसमें यह वादा था कि सच्चा प्यार हमेशा घर वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, भले ही उसे घर के मायने पूरी तरह से बदलने पड़े।